Hello students. So in this video we will start a new chapter of political science or civics, that is equality. This is the part 1 of this chapter. So students, what is equality? Equality क्या होता है? Equality का मतलब होता है बराबरी. बराबरी किसके बीच में? इट शुड बी इन बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स के बीच में बराबरी का होना, उसी को हम बोलते हैं इक्वालिटी. नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? अ कंट्री वेयर द पीपल हैव द राइट टू चूज इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके, हु विल रूल देम, इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके. इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. इक्वालिटी एक बेसिक फीचर होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का. मतलब जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वो अपने सिटीजन्स को कैसा ट्रीट करेगी वहाँ की गवर्नमेंट? एज इक्वल. ओके. वेदर दे आर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, the government will treat them as equal citizens of the country. India is also a democratic country. हमारा जो भारत देश है वो भी एक कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री. सो नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज इक्वालिटी इन इंडिया. भारत में इक्वालिटी क्या होती है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा भारत का जो संविधान है उसमें हर पर्सन को इक्वल ट्रीट करने के लिए लिखा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर उस कंट्री के बेसिक रूल्स, रेगुलेशंस, वो वैल्यूज़ जो वो कंट्री अपहोल्ड करती है और प्रमोट करती है, वो सब लिखे होते हैं. उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा गया है कि हर पर्सन क्या होगा? इक्वल होगा. हमारे देश का हर नागरिक एक दूसरे के बराबर होगा. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट्स, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ट्राइब हो, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे इलिटरेट हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, वो कैसे, उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा? एज इक्वल. ओके. नाउ we will see how equality is practiced in our country with the help of example. अब हम देखेंगे बेटा कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है एक एग्जाम्पल के द्वारा. ठीक है. तो एग्जाम्पल में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक पोलिंग डे का एग्जाम्पल दिया गया है. पोलिंग डे क्या होता है? जिस डे पर उस कंट्री के सिटीजन्स जो होते हैं वोट देने के लिए जाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उस डे को बोलते हैं पोलिंग डे. ठीक है. सो ये एक लाइन बनी हुई है. लाइन क्यों बनी हुई है? इन लोगों ने लाइन इसलिए लगाई हुई है बिकॉज दे वांट टू कास्ट देयर वोट्स. वो ये लोग सब अपना वोट देने आए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को. सो इस लाइन में अलग अलग तरह के लोग हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मंजीत कौर जो कि एक टीचर हैं, तेजा सिंह ट्रेडर हैं, गिरीश राव एक स्टूडेंट हैं, कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं. डोमेस्टिक वर्कर मतलब जो दूसरों के घरों में काम करती हैं वो है कांता देवी. सुजाता कुमारी कांता देवी की फ्रेंड हैं, वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं. देन अब्दुल रहमान, शबनम बानो एक हाउसवाइफ हैं, ग्रेसी लालेंग एक कंसल्टेंट हैं, इसाक लालेंग एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रुखसाना मिर्ज़ा एक मीडिया पर्सन हैं, योग राज एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है और अशोक जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब एक बहुत ही रिच पर्सन है. तो इसके इस स्टोरी के तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट है कांता देवी, सेकंड सुजाता कुमारी एंड थर्ड वन इज अशोक जैन. क्यों है बेटा? क्योंकि जो कांता देवी और सुजाता कुमारी हैं ये कहाँ पे वर्क करती हैं? अशोक जैन के घर पे एज अ डोमेस्टिक वर्कर. ओके. सो आप ये देखते हो कि इस लाइन में अलग अलग मेल और फीमेल, रिच और पुअर, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड सभी तरह के लोग खड़े हुए हैं. क्यों खड़े हुए हैं? अपना वोट देने के लिए. ठीक है. तो आगे क्या होता है?
कांता जो है वो अपनी फ्रेंड सूजा से बोलती है, इजंट इट गुड सूजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। देखो सूजा, ये कितना अच्छा है कि हम सभी अपने देश के लिए वोट कर रहे हैं, किस तरह से, एज इक्वल सिटीजन्स। देखो जो जैन साहिब हैं वो भी हमारी साथ ही हमारी लाइन में लगे हुए हैं हमारे पीछे। तो सूजा बोलती है यस, हाँ। फिर क्या होता है बेटा, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। सूजा बोलती है कि जाओ कांता वोट करो। देन कांता पोलिंग बूथ में जाके अपने वोट को कास्ट करती है, अपना वोट देती है। उसके बाद जैन साहिब भी अपना वोट देते हैं। जैन साहिब जो एक बहुत बड़े रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वोट देने के बाद वो अपनी कार में अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सूजा अपने घर जा रही होती है, वो कांता अपने घर जा रही होती है, और वो सूजा से क्या बोलती है, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। कि कांता की एक बेटी होती है जिसका नाम है गुड़िया। वो कहती है कि गुड़िया को बहुत बुखार है और मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। बट पहले मुझे साहिब के घर पे, जो जैन साहिब हैं उनके घर का काम करना है, उनसे कुछ एडवांस लूँगी और फिर मैं अपनी बेटी गुड़िया को शाम को हॉस्पिटल में ले जाऊँगी। देन क्या होता है, देन कांता अपने घर आ जाती है। उसकी जो बेटी होती है गुड़िया, वो बहुत बीमार होती है, तो वो क्या करती है, हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। वो कहती है लो बेटा, इस कॉन्कोक्शन को पियो और तुम कुछ अच्छा महसूस करोगे, जब मैं शाम को आऊँगी तो हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे। इसके बाद वो जैन साहिब के घर चल देती है, किस लिए, अपने वर्क को पूरा करने के लिए, एज अ डोमेस्टिक वर्कर। तो रास्ते में वो क्या देखती है, रास्ते में वो देखती है, वो कहाँ पे रहती है कांता, एक स्लम एरिया में रहती है, और स्लम्स में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो वो आसपास की गंदगी को ऑब्जर्व करती है और बोलती है, सोचती है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। कि हमारी जो बस्ती है वो कभी साफ़ ही नहीं होती, इसी वजह से जो मेरी बेटी है गुड़िया, वो बार बार बीमार पड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है बेटा, कांता जैन साहिब के घर में जाती है वर्क करने के लिए, और फिर वो अपनी मैडम से क्या मांगती है, एडवांस। उसकी मैडम बोलती हैं, हेयर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। लो कांता, एडवांस लो बट इसकी आदत मत डालना। कांता बोलती है, नो मैडम, नहीं मैडम। इसके बाद कांता अपनी बेटी को शाम को हॉस्पिटल लेके जाती है, और उस टाइम वो क्या सोचती है बेटा, जैन मैडम एंड जैन साहिब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। वो क्या सोचती है कि जब वो सुबह भी एक लाइन में खड़ी हुई थी, और उस लाइन में हर तरीके के लोग थे, जैन साहिब भी उन्हीं के साथ खड़े हुए थे, जो एक बहुत ही रिच पर्सन है। बट वो शाम को जिस लाइन में खड़ी हुई होती है, वहाँ पे मोस्टली कैसे लोग होते हैं, ऑल आर वेयर ऑल पर्सनस आर पुअर। तो उसको ये लगता है कि अगर जैन साहिब की बेटी बीमार होती तो वो इस लाइन में नहीं लगे होते, वो कहाँ जाते, एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवाते। तो उसको क्या रियलाइज़ होता है, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है बेटा, कि हमारी जो कंट्री है वो लोगों के बीच में इक्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश करती है। कैसे, बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स ऑफ वोटिंग। क्योंकि सुबह वो जो एक्सपीरियंस करती है दैट शी ऑल्सो हैव एन इक्वल राइट ऑफ वोटिंग, कि उसके पास भी एक राइट है, किसका, वोटिंग का, एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है सभी पर्सन्स को एक इक्वल वोटिंग राइट इंश्योर करती है, और इस राइट को हम बोलते हैं द राइट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, इसी राइट को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all the adult citizens above the age of 18 have the right to vote, irrespective of their caste, religion, education और economic status। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि भारत, उसमें सभी एडल्ट सिटीजन्स कौन होते हैं, जिनकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर होती है, उन सभी को एक अधिकार मिला है कि वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोट को कास्ट कर सकते हैं, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजियन हो,
चाहे वो एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो, चाहे रिच हो या पुअर हो, सभी के पास कौन सा राइट है? वोट, द राइट टू कास्ट देयर वोट्स, एंड दिस राइट इज नोन बाय द नेम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके बेटा, सो आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर हैं। गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो को बार बार देखिए आप, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।